हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साहब हमारी जो है ज्योग्राफी क्लासेज चल रही थी और ज्योग्राफी क्लासेज में हमने काफ़ी क्लासेज हमारी हो चुकी है। एक तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक यानी भारतीय भौतिक प्रदेश, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, वो चल रहा है साहब। थोड़ा सा है तो लंबा कि काफ़ी क्लासें हो चुकी है इसकी, लेकिन क्लासें होने का मतलब यही है कि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत से टॉपिकों का यहाँ पर कनेक्ट भी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा यह क्या चलता है, हमारा लंबा टॉपिक चलता है। अब देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लाइक कमेंट दीजिएगा और मेरे दोस्त हर बच्चे के पास शेयर कीजिएगा जिसको इस क्लास की बेहद ज़रूरत है। और यकीन के साथ जुड़िएगा, क्योंकि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस क्लास से आपको बेहद फ़ायदा पहुंचेगा। बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की ज़रूरत है। तो चलिएगा, बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। साहब कल हमने जो है प्रायद्वीपीय पठार को हमने शुरू किया था पढ़ना, 2-3 क्लास हो चुकी हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। और प्रायद्वीपीय पठार में मैंने जो है जो प्रायद्वीपीय पठार था उसका उपविभाजन 2 भागों में किया था। एक तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र और एक अपना पठार, और उसमें हमने पहाड़ी क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया था। और कल मैंने हमारा जो स्टार्ट कर दिया था कौन सा, पठारी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में हमने अरावली को पढ़ा, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, अजंता एलोरा को देखा था, पश्चिमी घाट को देखा था, दक्षिण घाट को देखा था, नीलगिरी को देखा था और पूर्वी घाट को देखा था, समझ गए। और अब हम बाद में हमने पठार को शुरू किया था। और कल हमने एक अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित एक पठार जिसका नाम था मालवा का पठार, उसको हमने पढ़ लिया था ना मालवा के पठार को। और मालवा के पठार की हमने क्या क्या विशेषताएं पढ़ी थी। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है साहब, चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ पर उत्ख्यात भूमि की निर्माण करती है। उस उत्ख्यात भूमि को किस नाम से जाना जाता है, बीहड़। और चंबल संपूर्ण भारत में जो किसके लिए जानी जाती है, हमने अवनालिका प्रदन के लिए जानी जाती है। उसके बाद में मालवा के पठार का हमने उपविभाजन देखा था। उपविभाजन में हमने देखा था हाड़ौती का पठार या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार, जो कहाँ पर था, राजस्थान में। और उसके बाद में हमने मालवा का पठार देखा था, वो कहाँ पर है, एमपी में। उसके बाद बघेलखंड, एक तो अपना बघेलखंड देखा और एक हमने बुंदेलखंड देखा, ये 2 और पठार देखे मतलब उसके उप विभाजन में। अब देखिएगा हम आगे जो सेकेंड हमारा पठार है वो कौन सा पढ़ेंगे। अब हमारा सेकेंड पठार जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारा मेघालय मिकिर पठार। कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेकेंड पठार जो कौन सा पढ़ने वाले, ध्यान से देखिएगा। जो 2 नंबर पठार है वो है मेघालय मिकिर पठार। देखिएगा साहब, ये जो मेघालय मिकिर पठार है इसका एक और नाम मिलता है, नाम एक और क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है कार्बी एंगलोंग पठार। कार्बी एंगलोंग पठार यानी मेघालय मिकिर कटा पठार बोलो या फिर कार्बी एंगलोंग पठार बोलो साहब। अब देखिएगा इस तरीके से अपना ये कौन सा भारत बनता है, यहाँ पर अपना पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि यहाँ पर अपना बिहार में कौन सी पहाड़ी आती है, राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी आती है, राजमहल की पहाड़ियाँ बताई थी मैंने यहाँ पर, राजमहल की पहाड़ियाँ। और यहीं पर आगे साहब इस तरीके से कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई, तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ फैली। एक तो फैली हुई गारो, एक खासी और एक जैंतिया पहाड़ी फैली है, यानी गारो, खासी, जैंतिया। और ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर फैली है, मेघालय। मतलब यहाँ पर जिस पठार का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो पठार का निर्माण हो रहा है वही कौन सा पठार है साहब, अपना कार्बी एंगलोंग पठार या फिर मेघालय मिकिर पठार। तो देखिएगा इस तरीके से, देखो साहब ये तो अपना देश बना लेते हैं एक दिन। ये देखिएगा, ये इस तरीके से हमारा हिस्सा था, यहाँ पर ये भारत का हिस्सा था, वो कौन सा था, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी आई थी। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आई थी, राजमहल की पहाड़ियाँ। और आगे इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से यहाँ आगे आप देखोगे, इस तरीके से आगे यहाँ पर फैली हुई है गारो, खासी, फिर अपनी जैंतिया पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ। और यहाँ पर जो ये पठार है उसका नाम क्या है साहब, मेघालय मिकिर पठार या फिर अपना कार्बी एंगलोंग पठार। ध्यान रखिएगा, राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों के बीच में यहाँ गैप है। यहाँ पर क्या है, बीच में एक गैप है और इसी गैप को किस नाम से जानते हैं हम, मालदा गैप। मालदा गैप आपसे पूछ लेना, राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो, खासी, जैंतिया या फिर मेघालय मिकिर पठार के बीच का जो गैप है वो किस नाम से जाना जाता है, उसे तो किस नाम से जाना जाता है, मालदा गैप। किस नाम से जाना जाता है, मालदा गैप। इसका एक और नाम है, ये 2 पहाड़ियों, एक तो राजमहल और गारो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं।
राजमहल गारो गेपी इसे कहते हैं। या तो इसे मालदा गेप नाम देते हैं या फिर इसको राजमहल गारो गेपी नाम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, और ये प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ पर जो हिस्सा है अंतिम हिस्सा वो कौन सा, राजमहल की पहाड़ी। हाँ ये हिस्सा भी प्रायद्वीपीय पठार का है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या पड़ता है साहब, गैप पड़ता है, और उसी गैप को हम किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप के नाम से। तो इधर को देखो राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर गारो की पहाड़ियाँ, इसलिए इस गैप को किस नाम से भी जानते हैं हम, राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार फटाक से आप इसका क्या कर ले दोस्त, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले। अब देखिएगा मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको इस मेघालय मिकिर पठार की विशेषता बताता हूँ। पहली बात साहब, तो पहले आप नोट कर लो इसको, फिर मैं कर दूं एक बार क्लीन इसको। अब देखो हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं। तो ये मेरे ख्याल से आपको राजमहल गारो गैप या अपना मालदा गैप या फिर राजमहल जो गारो गैप था वो अच्छे से आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो अगली बात, इनकी हम विशेषताएं पढ़ते हैं साहब। ये जो अपना मेघालय मिकिर पठार है, यहाँ पर चूना पत्थर व कोयले के भंडार स्थित है। यहाँ पर चूना पत्थर व किसके भंडार स्थित है साहब, कोयले के भंडार स्थित है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेना मेघालय मिकिर पठार या कार्बी एंग्लोक पठार में किसके भंडार है, तो एक तो चूना पत्थर के भंडार है या फिर किसके भंडार है, अपने कोयले के भंडार। समझ गए। अब देखिएगा अगली बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले कि साहब इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कौन सी है, नोक्रेक। कौन सी है, नोक्रेक। जो कौन सी पहाड़ियों में है, तो ध्यान रखिएगा वो गारो पहाड़ियों में है। कौन सी पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में स्थित है, पहाड़ियों में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, नोक्रेक है। कहाँ पर, ये तो मेघालय में है। कहाँ पर ये है, ये भी मेघालय में। ध्यान रखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक्रेक है, जो कौन सी, गारो पहाड़ियों में स्थित है। यहीं पर नोक्रेक में अपना जो है जैव संरक्षित क्षेत्र, यानी इसे जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। इसे जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इसे जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। लो साहब, ये हमने थोड़ी सी बातें देखी थी। यहाँ पर चूना पत्थर व कोयले के भंडार हैं, और उसके बाद में हमने अगली जो बात देखी थी वो कौन सी देखी थी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक्रेक है, नहीं, जो मेघालय में ये गारो पहाड़ी में स्थित है, और इसे जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो गारो, खासी और जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं उनको मैंने आपको बताया होगा साहब, ये कीपनुमा पहाड़ियाँ। कैसी पहाड़ियाँ हैं, कीपनुमा पहाड़ियाँ। मैंने ये बात कहाँ पर बता दी थी आपको, जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था उस वक्त हिमालय में मैंने इस बात को कंप्लीट कर दिया था कि साहब ये जो हमारी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये कैसी पहाड़ियाँ, कीपनुमा पहाड़ियाँ। और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मौसिनराम है वही भी यहीं पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर, तो खासी पहाड़ियों पर। ये बात तो मैंने वहां पर बता दी थी ना, तो चलेगा, यहाँ पर बार बार वैसे बताने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखने, यहाँ पर चूना पत्थर व कोयले के भंडार है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी, नोक्रेक है, जो कहाँ पर मेघालय में कौन सी पहाड़ियों में, गारो पहाड़ी में स्थित है। इसे जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित, यानी जैव संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है। फटाक से क्या कर ले दोस्त, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगली बातों के ऊपर, तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो अगली बात, अब देखिएगा, अब जो हमारा ये पठार कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ते हैं आगे छोटा नागपुर के पठार को। तो देखिएगा हम किसको पढ़ेंगे अब, छोटा नागपुर के, यानी छोटा नागपुर पठार। ध्यान से देखिएगा छोटा नागपुर पठार को। पहली बात साहब, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताओगे साहब, पारसनाथ। क्या बताओगे, पारसनाथ। यानी जो छोटा नागपुर पठार है, उस छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अपनी पारसनाथ है। कौन सी चोटी है, पारसनाथ। अब देखिएगा ये 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला साहब,
3 राज्यों में फैला है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य का नाम है, यहाँ पर देखो ये सबसे ज्यादा फैला, वो कहाँ पर फैला है? झारखंड। कहाँ पर फैला है सबसे ज्यादा? झारखंड में। उसके बाद में कहाँ पर फैला है? पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद में कहाँ पर फैला है? तो उसके बाद में फैला है अपना उड़ीसा। उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? झारखंड में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद में उड़ीसा में। समझ गए? अब देखिएगा अगली बात, दामोदर नदी। दामोदर नदी इसे 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। आपसे पूछ लेना कि दामोदर नदी है जो 2 भागों में कौन से पठार को बांटती है? तो कौन से पठार को बांटती है? हमने छोटा नागपुर के पठार को। तो देखिएगा इस तरीके से, ये जो दामोदर नदी निकलती है ना, ये कौन से पठार से निकलती है? तो यहाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है इस तरीके से। और ये जो 2 भागों में बांटती है, एक तो ऊपर का जो पठार रहता है उसका नाम है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। और नीचे का जो ये पठार, ये कौन सा पठार है? रांची का पठार, रांची का पठार। तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी से 2 भागों में बांटती है, एक तो हजारीबाग पठार और एक कौन सा पठार है? रांची का पठार। समझ गए? अब देखिएगा ये जो हमारी नदी है, इस नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी का ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी सबसे ज्यादा बाढ़ कौन से राज्य में लेके आती है? पश्चिम बंगाल में। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? साब शौक कहते हैं। पश्चिमी बंगाल का, आपसे पूछ लेना पश्चिम बंगाल का जो शौक है वो कौन सी नदी को कहते हैं? तो कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली जल परियोजना, पहली परियोजना यानी जल परियोजना या परियोजना 1948 में दामोदर नदी पर चलाई गई। और चलाई किसने थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर नदी पर चलाई गई। ध्यान रखिएगा, चलाई गई। यानी जो स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना थी, यानी कौन सी परियोजना? दामोदर नदी, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र घाट की पहली परियोजना थी, वो 1948 में कौन सी नदी पर चलाई? दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है, जो इसे 2 भागों में बांटती है, एक तो हजारीबाग पठार और एक रांची का पठार। और उसके बाद में दामोदर नदी को एक तो बंगाल का क्या कहते हैं दोस्त? शौक कहते हैं। और उसके बाद एक स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना 1948 में चलाई गई थी, जिसका नाम था दामोदर घाटी नदी परियोजना, वो भी कौन सी नदी पर चलाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर चलाई गई थी? दामोदर नदी। कब? अब देखिएगा छोटा नागपुर पठार, इस छोटा नागपुर पठार ये बिटुमिन्स कोयले का यहाँ पर क्या है? साहब भंडार है। ध्यान रखिएगा इस छोटा नागपुर पठार में बिटुमिन्स कोयले का, बिटुमिन्स कोयले का भंडार है। यहाँ पर कौन से कोयले का भंडार है? तो ध्यान रखिएगा बिटुमिन्स कोयले का भंडार है। कौन से कोयले का भंडार है? बिटुमिन्स कोयले का भंडार है। अब देखिएगा विश्व में जो सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले के भंडार है वो कहाँ पर है? वो है जर्मनी के रूहर क्षेत्र में। यानी विश्व में सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले के भंडार कहाँ पर है? तो वो है जर्मनी के रूहर क्षेत्र में। इसीलिए इस जो अपना छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार को भी क्या कहते हैं हम? रूर, यानी भारत का रूर प्रदेश, यानी इस पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। रूहर प्रदेश कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब ये जो रूर प्रदेश है, ये रूर प्रदेश कहाँ पर है वैसे? तो ये है जर्मनी में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रूर प्रदेश वहाँ पर बिटुमिन्स कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जो ये हमारा छोटा नागपुर पठार भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिटुमिन्स कोयले के भंडार के लिए। इसलिए जो भारत का जो रूर प्रदेश कहते हैं वो हम किस पठार को कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। लो जी, ये आपका छोटा नागपुर पठार क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पहली बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कौन सी चोटी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। 3 राज्यों में फैला, सबसे ज्यादा कौन से में? झारखंड में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद में उड़ीसा में। और उसके बाद में दामोदर नदी से कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। एक तो पठार कौन सा बनाती है? हजारीबाग पठार। और एक कौन सा बनाती है? रांची का पठार। दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं साहब? शौक कहते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 1948 में कौन सी नदी पर चलाई गई थी? दामोदर नदी पर। और उसके बाद में यहाँ पर बिटुमिन्स कोयले के क्या है? भंडार। और बिटुमिन्स कोयले के भंडार के कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं? भारत का रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो फटाक से क्या कर ले दोस्त, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं अगले पठार पर।
अब देखो अगला, अब देखो हमारी अगली बात। अब जो हमारा तीसरा जो पठार, तीसरा या चौथा, जो चौथा पठार अब आएगा वो कौन सा पठार आएगा हमारा, उसका नाम है दंडकारण्य पठार। क्या नाम है, दंडकारण्य पठार। क्या नाम है, दंडकारण्य पठार। ध्यान रखिएगा ये जो दंडकारण्य पठार है, इस दंडकारण्य पठार की विशेषता, एक तो पहली बात ये कितने राज्यों में फैला है, तो ये 3 राज्यों में फैला है। एक सबसे ज्यादा कौन से में फैला, छत्तीसगढ़। कौन से गढ़ में फैला है, छत्तीसगढ़। उसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर फैला है, उड़ीसा। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर है, फिर तीसरे नंबर पर थोड़ा बहुत इसका भाग किस जिले में, किस राज्य में आता है, तो कौन से में आता है, महाराष्ट्र। यानी ये 3 राज्यों में फैला है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा दंडकारण्य पठार 3 राज्यों में फैला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। समझ गए। अब देखिएगा इसकी अगली बात। अब इसकी अगली बात क्या साहब, यह क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। यानी यहाँ पर क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा साहब नक्सली लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है साहब, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। पूछ लेना भारत का कौन सा पठार नक्सली प्रभावित है, तो कौन सा पठार है, दंडकारण्य पठार है। कौन सा पठार है, दंडकारण्य पठार, जो 3 में फैला है, 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और उसके बाद इसकी जो प्रमुख नदी है, आपसे पूछ लेना प्रमुख नदी, याद करो मैंने अमरकंटक की पहाड़ियों से एक दक्षिण की ओर नदी निकाली, उस नदी का नाम बताया था मैंने, इंद्रावती नदी। वो इंद्रावती नदी इस पठार की क्या है साहब, प्रमुख नदी है, इंद्रावती नदी। तो ध्यान रखिएगा जो इंद्रावती नदी है वो इस पठार की क्या है, प्रमुख नदी। तो ध्यान रखिए दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में यह क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। और इसकी जो प्रमुख नदी वो कौन सी नदी, इंद्रावती। और याद कीजिए जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर कौन सा पठार, चित्रकूट जलप्रपात बनाया गया था। और वही चित्रकूट जलप्रपात जिसे हम किस नाम से जानते हैं साहब, मिनी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो एक बार फटाक से आप इसका क्या कर ले दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर हम नीचे यहीं पर अपना शुरू कर देते। कौन सा पठार, अपना जो आखिरी पठार बचा हुआ है, और वो आखिरी पठार कौन सा बचा है, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, और उसका नाम क्या साहब, दक्कन का पठार। क्या नाम है, दक्कन का पठार। पहली बात ये दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला है, तो कितने राज्यों में फैला दोस्त, 3 राज्यों में फैला। कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। तो कौन कौन से राज्यों में देखियो, एक तो अपना है महाराष्ट्र, एक कर्नाटक, एक तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन कितने राज्यों में फैला, तो 3 राज्यों में फैला है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर ये जो इस तरीके से यह पठार फैला हुआ है, इस तरीके से, यानी ये जो आकृति कैसे बना रहा है यहाँ पर पठार, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बना रहा है। किस कैसी आकृति बना रहा है, त्रिभुजाकार आकृति बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा अपना जो ये दक्कन का पठार है यह त्रिभुजाकार पठार है। कैसा है, किस आकृति का पठार है, तो त्रिभुजाकार पठार है। आपसे पूछ लेना त्रिभुजाकार पठार भारत का कौन सा पठार, जो त्रिभुजाकार पठार है, तो कौन सा पठार, दक्कन का पठार। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। अब देखिएगा इसकी में प्रमुख जो नदियां हैं यहाँ की, वो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख नदियां 3 नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। एक का नाम है अपना गोदावरी, एक का नाम है कृष्णा, और एक का नाम है कावेरी। मतलब यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम गोदावरी, एक का नाम कृष्णा और एक का नाम कावेरी। याद रखिएगा दक्कन का पठार जहाँ पर मुख्यतः जहाँ पर बहुत ही माने क्या पाई जाती है, तो वहाँ पर काली मृदा के बहुत ही विस्तृत साफ काली मृदा बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है, वो दक्कन के पठार में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा 3 राज्यों में फैलाएं, एक तो अपना महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। यह त्रिभुजाकार पठार है, प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और अगली बात, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऊंचा पठार तो कौन सा पठार था, तो लद्दाख का पठार था। लेकिन सबसे बड़ा पूछ ले तो कौन सा पठार है अपना,
अपना ये दक्कन का पठार। तो लो जी, ये आपका जो पठार वाला हिस्सा था वो पठार वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए 2 पठार बताइए, एक तो दंडकारण्य पठार जो 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र, प्रमुख नदी इंद्रावती नदी। उसके बाद दक्कन का पठार भी 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार पठार है। और प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। लो जी, ये आपका फटाक से क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया, सब कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं हमारे 5वें भाग पर, उसका नाम क्या, तटीय मैदान। तो फटाक से आप इसको नोट कर लो और उसके बाद में अगली आप हेडिंग लगाओ, क्या, तटीय मैदान। अब देखो साहब, हम अगली बातें करते हैं तटीय मैदान की। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं साहब, भारत के तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो बताओ कितने राज्य हैं। वे तो मैंने अपनी शुरुआत की क्लासों में ये बात बता दी थी, बताओ कितने राज्य हैं और तटीय सीमा कितने किलोमीटर बना रही है, बताओ। देखें ये बात, बताओ 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 बताओ। देखो अब हम पढ़ते हैं तटीय सीमा यानी तटीय मैदान। ध्यान से देखिएगा, तटीय मैदान। ये जो तटीय मैदान है साहब, ये तटीय मैदान जिसकी आपसे कुल लंबाई पूछ लेना कि तटीय सीमा की कुल लंबाई, यानी तटीय सीमा की कुल लंबाई, तो ये कुल लंबाई आपसे पूछ लेना, तो ये कितनी है साहब, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी अपनी जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा की जो लंबाई है कुल, वो कितनी है अपनी, 6100 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9। और 9 के नाम तो मैंने आपको जब शुरुआत की थी ना हमारे क्लास, यानी भारत का स्थिति और विस्तार, उस बात टॉपिक में हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था। अब देखिएगा यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से देखिएगा, ये जो भारत का, ये तो कौन सा तट हो गया अपना, पश्चिमी तट, और ये कौन सा तट हो गया, पूर्वी तट। अब यहां पर कहने का मतलब ये है कि साहब पश्चिमी तट की तुलना में यहाँ पर पूर्वी तट का विस्तार क्या है, अधिक है। यानी पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का जो विस्तार है वो क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर तो देखो एक राज्य कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो ये लो जी, ये आपके भारत की जो तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहाँ पर देख ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का जो विस्तार है वो क्या है, अधिक है। तो लिख दो बात, पश्चिमी तट की तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का विस्तार अधिक है, का विस्तार अधिक है। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी तट की तुलना में जो हमारा पूर्वी तट है, उस पूर्वी तट का जो विस्तार है वो क्या है साहब, अधिक है। वो क्या है, अधिक है। अब देखिएगा अगली बात, तो एक बार तो आप इतनी चीजों का क्या कर ले दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, गुजरात के तट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके तट को पढ़ेंगे, गुजरात के तट को। तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखो अगली बात, अब आप अपनी हेडिंग लगाओ कॉपी में, गुजरात का तट। गुजरात का तट। पहली बात,
भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश बनाता है? तो कनाडा। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो राज्य तटीय सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? गुजरात। तो लिख दूं एक पॉइंट, भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। भारत में जो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य बनाता है? अपना गुजरात का तट। कौन सा तट बनाता है? गुजरात का तट। अब देखिएगा अगली बात, अगली बात साहब क्या है? यह तट सरक्रीक से लेकर के, सरक्रीक अभी मैप में बता दूंगा, एक बार लिख दूं मैप, सरक्रीक से लेकर दमन तक फैला है, दमन तक फैला है। देखिएगा किस तरीके, यहां पर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, यहां पर ये जो तट है, यहां ये वाला हिस्सा कौन सा है? यहां पर इसका सरक्रीक, कौन सा हिस्सा है? सरक्रीक। और यहाँ वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये कौन सा हिस्सा आता है? नीचे दमन। यानी ये जो तट है कहाँ से लेकर के? सरक्रीक से लेकर के दमन तक फैला। कहाँ से लेकर के? सरक्रीक से लेकर के दमन तक फैला है। इस तट को ध्यान रखिए, गुजरात के तट के जो भाग हैं, तो गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा है। गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में देखो, सबसे पहले कौन सा तट है? तो यहाँ पर अपना कौन सा तट आता है? तो वो आता है कच्छ का तट। कौन सा तट आता है? यहाँ पर, यानी यहाँ तक कौन सा तट आता है? इस तरीके से कच्छ का तट। फिर जो 2 नंबर तक आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कौन सा तट आता है? तो वो आता है 2 नंबर काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। और जो 3 नंबर जो तट आता है वो कौन सा तट आता है? तो ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट। तो ये जो अपना गुजरात का तट है, वो गुजरात का तट सरक्रीक से लेकर के दमन तक फैला है। इसको 3 भागों में बांटा, एक तो कच्छ का तट, फिर काठियावाड़ का तट, और फिर कौन सा तट है? सौराष्ट्र का तट। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, भारत की कितनी नदियां आके गिरती हैं? तो देखिएगा, यहाँ से एक नदी आके गिरती है इस तट पर, उसका नाम है साबरमती, साबरमती। एक और नदी आके गिरती है, उसका नाम है अपनी माही नदी, माही नदी। एक और नदी आके गिरती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। और एक और नदी आके गिरती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। तो यहाँ पर 4 नदी आके इस तट पर गिरती हैं। एक नदी जिसका नाम साबरमती नदी, एक उस जिसका नाम माही नदी, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। एक नर्मदा नदी और एक कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो एक बार ध्यान से वापस देखिए, गुजरात का तट भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। यह तट सरक्रीक से लेकर के दमन तक फैला है, सरक्रीक उलेप्रन दमन तक फैला है। और उसके माने इसको जो है कितने भागों में बांटा है साहब? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो कौन सा तट है? कच्छ का तट है। एक कौन सा है? काठियावाड़ का तट है। और एक कौन सा है? सौराष्ट्र का तट। और यहाँ पर कितनी नदियां आके गिरती है? तो 4 नदियां आके गिरती है। एक तो साबरमती नदी, एक माही नदी, एक नर्मदा नदी और एक कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। यानी साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और कौन सी नदी आके गिरती है? तो ताप्ती नदी। अब एक बार तो आप इनका क्या कर ले दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम एक एक तट को पढ़ते हैं। पहले हम कच्छ के तट की बातें करेंगे, फिर काठियावाड़ के तट की बातें करेंगे, और फिर किस तट की बातें करेंगे? सौराष्ट्र के तट की बातें करेंगे। तो फटाक से क्या कर ले साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उतने मैं थोड़ी डाल लेता हूं इंक इसके अंदर। कर लिया होगा। अब देखो अगली बात, अब बातें करते हैं हम किस तट की? तो पहले हम बातें करेंगे कच्छ के तट की। तो इसका मैं 1 नंबर भाग शुरू कर रहा हूं आपसे, कौन सा? कच्छ का तट। तो देखिएगा, कच्छ का तट। कौन सा तट? कच्छ का तट। अब देखो, कच्छ की तट पर पहले जो मृदा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो लवणीय मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? लवणीय मृदा बोलो, या इसी को हम किस नाम से जान सकते हैं? क्षारीय मृदा। यानी लवणीय मृदा, या फिर कैसी मृदा पाई जाती है यहाँ पर? क्षारीय मृदा। यानी कच्छ के तट, भारत की जो लवणीय मृदा, वो क्षारीय मृदा जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कच्छ के तट पर ही पाई जाती है। अब देखिएगा अगली बात,
यहीं पर क्या फैला हुआ अपना कच्छ का रण स्थित है, यहीं पर क्या स्थित है, कच्छ का रण स्थित है। और इसी कच्छ के रण को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्या नाम कहते हैं साहब, सफेद मरुस्थल। किस नाम से जानते हैं, सफेद मरुस्थल। तो यहीं पर जो कच्छ का रण है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सफेद मरुस्थल। और उसके बाद में जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात कौन सी है, यहीं पर कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर क्या स्थित है साहब, कच्छ का रण, कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए। किसके लिए है, जंगली गधों के लिए। और यहीं पर एक कच्छ के तट पर, किस पे तट पर, कच्छ के तट पर एक बंदरगाह स्थित है और उस बंदर का नाम है अपना कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में कौन से तट पर स्थित है, तो कौन से तट पर स्थित है, अपना कच्छ के तट पर स्थित है। इसका नया नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। और इस बंदरगाह की सब विशेषता ध्यान रखनी है। इस बंदरगाह से किसका निर्यात होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फल व नमक का निर्यात होता है, फल व नमक का निर्यात होता है। आपसे पूछ लेना कि जो अपना कांडला बंदरगाह या पंडित दीनदयाल बंदरगाह से किसका निर्यात होता है, तो फल या नमक का क्या होता है साहब, निर्यात होता है। तो ये लो जी आपका कच्छ का तट, कच्छ का तट जहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है, लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। और कच्छ का रण जहाँ पर कौन सा मरुस्थल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सफेद मरुस्थल। और उसके बाद में अगली बात साहब, जो ये अपना कच्छ का रण है, यहाँ पर कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य है स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए। और उसके बाद में यहीं पर कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह बोलो या कांडला पतन स्थित है, या फिर इसका एक और नाम भी है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये फल व नमक का यहाँ पर क्या होता है साहब, निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है, तो फल व नमक का क्या होता है, यहाँ से निर्यात होता है। फटाक से आप कच्छ के तट का भी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम अगला तट पढ़ते हैं, वो कौन सा तट पढ़ेंगे, काठियावाड़ का तट। देखिएगा अब देखो काठियावाड़ का तट, मैं यहीं पर भी बता दूं आपको, पहले क्यों नहीं क्लीन कर दे, अच्छा रहेगा। अब हम दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। देखो दोनों साथ में पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। और एक हम पढ़ लेते हैं इसका अगला भाग जो कौन सा है, सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट। मैप से देखिएगा, यही अपना इस तरीके से जो गुजरात का मैप बनता है, इस तरीके से यहीं पर ये स्थित है अपना, एक मिनट, यहीं पर है ये अपना कौन सा, कच्छ का ये काठियावाड़ तट, यहीं पर स्थित है अपना कौन सा, काठियावाड़ तट। और यहीं पर काठियावाड़ तट पर यहाँ पर एक स्थित है अपना कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और बताओ ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। देखो काठियावाड़ तट की एक ही विशेषता, और वो विशेषता क्या है, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साहब, एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अपना एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। यानी साहब एशिया के जो सर्वाधिक जो शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, वो सर्वाधिक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर अपना काठियावाड़ तट गुजरात में। अब देखो जो सौराष्ट्र का तट है इस तरीके से, तो ये इस तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये जो तट है ये कौन सा तट है, अपना सौराष्ट्र का तट। इसकी एक विशेषता ध्यान रखेगा, यह सर्वाधिक उपजाऊ तट है। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है सौराष्ट्र के तट में, यह सर्वाधिक उपजाऊ तट है, उपजाऊ तट है। यानी ये गुजरात के तटों में क्या है साहब, सर्वाधिक उपजाऊ तट है। और यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जो द्वीप एक का नाम तो क्या नाम है, एलिया बेट, एलिया बेट, एक तो एलिया बेट द्वीप पाया जाता है यहाँ पर, और एक कौन सा पाया जाता है, कोडिया बेट द्वीप, कोडिया बेट द्वीप। और ये दोनों द्वीप है जो किस तट पर पाए जाते हैं, गुजरात के तट पर। और गुजरात का कौन सा भाग, सौराष्ट्र वाला, कौन सा भाग, सौराष्ट्र वाला। तो एलिया बेट और कोडिया बेट बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने शुरुआत की क्लासों में बताया था किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना साहब, पेट्रोलियम
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो लो जी, ये आपका कौन सा तट हो गया? गुजरात का तट हो गया। गुजरात के तट की बातें हमने देखा था। गुजरात का तट कितने भागों में फैला हुआ था? 3 भागों में। कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और कौन सा तट अपना? सौराष्ट्र का तट। तो अपना कच्छ का तट तो वहां पर देख लिया था। और काठियावाड़ का तट में एक ही प्रसिद्ध बात है कि यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और अगली बात हमने देखी थी, यहाँ पर कौन सा तट? एक और कौन सा तट है? सौराष्ट्र तट। और ये सौराष्ट्र तट, अपना सौराष्ट्र तट की क्या विशेषता है? यह सर्वाधिक उपजाऊ तट है। यह सर्वाधिक उपजाऊ तट है। यहाँ पर कौन कौन से? एक तो एलियाबेट द्वीप है और एक कौन सा है? कोडियाबेट द्वीप है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यानी प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो फटाक से आप इस गुजरात के तट का भी, ये दोनों जो भाग मैंने बताए इनका क्या कर ले तो स्क्रीनशॉट, वैसे फटाक से या फिर इन चीजों को क्या कर लो? नोट कर लो। फिर चलते हैं हम अगली बात, यानी कौन सा तट? कोंकण तट। फटाक से कर लीजिए। फटाक से कर लीजिएगा, उसके बाद में हम अगला देखते हैं। तो ये तो था हमारा कौन सा तट? गुजरात का तट, जो कितने भागों में फैला था? 3 भागों में। अब हम देखते हैं अगले तट को। दोस्त याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आखिरी तक बने रहोगे तो ही कुछ मिलने वाला है। देखो, शुरुआत की लाइन में सब दौड़ते हैं, यानी ये जो शुरुआत का ट्रैक होता है ना, इस पर सब दौड़ते हैं। दूसरे ट्रैक पर भी लोग दौड़ते हैं, लेकिन दूसरे ट्रैक पर इसकी तुलना में थोड़े से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। लेकिन जब तीसरा चौथा ट्रैक, यानी जब अंतिम ट्रैक आता है, उस वक्त यहाँ पर कुछ एक लोगों की संख्या बचती है। तो ऐसा मत सोच लेना कि हड़बड़ाहट के अंदर कि साहब 1-2 महीने के अंदर हम जॉब प्राप्त कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। संभव नहीं है दोस्त, कई मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में ये सब चीजें मिलती हैं। अब तो देखिएगा, यानी पूरी क्लासों को अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा और अपनी मेहनत को बरकरार करते हुए रखिएगा, तभी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वरना तो पहले ही साफ था, आगे की भी साफ रहने वाला है। तो देखिएगा अगली बात। अब अगला तट कौन सा पढ़ाने वाला हूं मैं? कोंकण तट। कोंकण तट। अब इस कोंकण तट की साहब विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं, पहला बात, यह कोंकण तट कितने राज्यों में फैला? तो 2 राज्यों में। एक तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कोंकण तट। तो ध्यान रखिएगा, ये दमन से लेकर गोवा तक फैला है। गोवा तक फैला है। कहाँ से लेकर के? अपना दमन से लेकर के गोवा तक फैला है। कौन कौन से राज्य आते हैं? 2 राज्य आते हैं। तो एक तो कौन सा आता है? अपना महाराष्ट्र, और एक अपना कौन सा? गोवा। एक तो अपना महाराष्ट्र और एक अपना कौन सा? गोवा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो एक द्वीप का नाम है, देखो, सेलशेट द्वीप, और एक है उसका नाम है अपना एलिफेंट द्वीप, यानी एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। एक और द्वीप है, उसका नाम है बुच्चर द्वीप। बुच्चर द्वीप। तो 3 द्वीप है यहाँ पर। एक तो सेलशेट द्वीप, एक एलिफेंटा द्वीप और एक कौन सा द्वीप? बुच्चर द्वीप। सेलशेट द्वीप पर मैंने बताया था ना, सेलशेट द्वीप पर कौन सा अपना कौन सा शहर स्थित है? तो मुंबई शहर। मुंबई शहर और मुंबई बंदरगाह कौन से पर स्थित है? तो सेलशेट द्वीप पर। ये बात मैंने शुरुआत की क्लास में बता दी और लिखवा दी थी। अब देखिएगा अगली बात, यहीं पर गोवा में, इसी बंदरगाह, इसी तट पर गोवा में मार्मगांव बंदरगाह बना है। यहीं पर गोवा में कौन सा बंदरगाह बना है? तो कौन सा बंदरगाह बना है? अपना मार्मगांव बंदरगाह बना है। और मार्मगांव बंदरगाह किसका निर्यात करता? तो ध्यान रखना, काजू का निर्यात करता है। काजू का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता साहब? काजू का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है? काजू का निर्यात करता है। और उसके बाद में देखो प्रमुख नदियां, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं इस तट की, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा प्रमुख नदियों के नाम, एक नदी का नाम तो है अपना कौन सी नदी? जुआरी नदी, और एक का नाम है मांडवी नदी। यहाँ पर 2 प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम क्या है? जुआरी नदी, और एक इस तट की प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी
नदी। तो ये आपका कौन सा तट हो गया साहब? कोंकण तट। कोंकण तट ध्यान रखना, इसका विस्तार दमन से लेकर के कहाँ तक? गोवा तक। और ये राज्य कौन कौन से राज्यों का? महाराष्ट्र और गोवा का है। और यहाँ पर द्वीप कौन से? सेलशेट द्वीप, एलिफेंट द्वीप, बुचर द्वीप। इसी सेलशेट द्वीप पर कौन सा शहर स्थित है? मुंबई शहर में मुंबई बंदरगाह यहीं पर स्थित है। और अगली बात, गोवा में मार्मगांव बंदरगाह बना है और जहाँ पर निर्यात किसका होता है साहब? तो काजू का निर्यात करता है। और अगली यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? जुआरी और मांडवी नदी। जुआरी और मांडवी नदी। फटाक से भी इसका भी आप दोस्त क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा दोस्त, और उसके बाद में हर जरूरतमंद के पास पहुंचेगा जिस क्लास की बेहद जरूरत है। तो और एक आखिरी बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो हर तीर जिंदा रखो। सुनिएगा, हौसले के तर्कस में कोशिश का हर वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में लेकिन फिर से भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।